हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पिंकी मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछला 2 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, थोड़ी व्यस्तता के कारण। पर अब वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगे, वो थोड़ा संडे का गैप हो जाता है। तो हमने स्टार्ट किया आपके लिए क्रॉन पब्लिकेशन के बुक से पढ़ाना। और क्रॉन पब्लिकेशन के बुक में जो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वो है प्राचीन इतिहास को। और प्राचीन इतिहास में हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी करा रखे हैं, 2 वीडियो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में मेरे। और आज का जो तीसरा वीडियो है वो है आदि मानव पे। किस पे? आदि मानव पे। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे आदि मानव का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसमें जो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, ये सभी टॉपिक्स हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक में जो पहला टॉपिक है पढ़ना वो है प्राचीन भारत के इतिहास का विकास, यानी प्राचीन भारत के इतिहास का विकास कैसे हुआ, वो चीजें इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। और इस चार्ट के बाद मैं आपको एक एक टॉपिक करके सारी चीजें समझाते हुए चलूंगा। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो विकास का क्रम रहा है उसमें सबसे पहला जो क्रम आया है वो प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा क्रम पे आता है आद ऐतिहासिक काल। तीसरे क्रम पे आता है ऐतिहासिक काल। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? तो जिसका लिखा साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरे शब्दों में अगर आप इसे समझें तो प्राग ऐतिहासिक काल हम उसे बोलते हैं जिसमें जो आदि मानव थे वो प्राकृतिक के साथ रिलेट होकर रहते थे। यानी उनके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना तो पहनने के लिए वस्त्र था, ना खाना बनाने के लिए बर्तन थे, ना तो खाने के लिए कुछ वैसा पार्टिकुलर अनाज था। तो वैसे काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ना तो कोई लिखने का साधन था और ना ही लिखा गया, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यानी कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता का विकास कब हुआ और कैसे हुआ। तो याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक काल हम किसे बोलेंगे? ऐसा काल जिसका कोई भी लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल हम किसे बोलेंगे? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यानी आद ऐतिहासिक काल एक ऐसी कालखंड है जिसमें लिखने का तो प्रयास किया गया, लेकिन जो लिखा गया है उसके लिपि को अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। ध्यान रखना है, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि कोई साक्षी नहीं मिला लिखा हुआ, यानी लिखा ही नहीं गया था कोई इतिहास। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें लिखने का प्रयास तो किया गया, लेकिन जो लिखा गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया। यानी जिस लिपि का प्रयोग आद्य ऐतिहासिक काल में किया गया है उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उसके उदाहरण के लिए है आपका सैंधव सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, या फिर वैदिक संस्कृति। तो आपको पता होगा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आप अगर थोड़ी सी भी पढ़े होंगे तो उसकी भाव चित्रात्मक यानी चित्रों से लिखा जाता था उसको। तो वो चीजें अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो याद रखना है, प्राग ऐतिहासिक काल लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल लिखा साक्ष्य मिला लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अब है ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या है कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। यानी ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक में हम आपको बताए हैं क्या क्या आता है। पुरातात्विक में आता है अभिलेख आता है, उसके बाद आभूषण आते हैं, मृदभांड आते हैं, स्तूप आते हैं, ये सभी चीजें पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं। और साहित्यिक साक्ष्य ये दोनों उपलब्ध है। यानी लिखा हुआ साक्ष्य भी मिला है और पत्थरों पर जो कलाकृति करके जो बनाया गया था वो भी साक्ष्य मिले हमें। किसमें? ऐतिहासिक काल में। यह काल पूरा तात्विक साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण पर निर्भर करता है। अब देखिए यहां से आपको याद क्या क्या रखना है इन सभी पॉइंट से। पहला हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, इसमें कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। इसका उदाहरण क्या है? पाषाण काल। पाषाण काल को हम उस टाइम छोड़े थे क्योंकि हमें पाषाण काल के बारे में भी डिटेल्स देना है ना। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? लिखा हुआ साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया। एग्जाम्पल सिंधु घाटी की सभ्यता, सैंधव सभ्यता जिसको बोलते हैं। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा हुआ साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। और यह पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और विदेशियों विवरण, यानी विदेश के लोगों के द्वारा किए गए विवरण, ये तीनों चीज पे आधारित है। कौन सा? ऐतिहासिक काल।
तो ये थे आपके आद्यैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक काल। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल इसका उदाहरण है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लिखा साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए पाषाण काल को हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ध्यान रखना है, प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी बोल सकते हैं। अब पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक है देखिए पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है प्रारंभ से लेकर 10,000 बीसी तक, यानी ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का टाइम ड्यूरेशन 10,000 से 55,000 बीसी तक, और नव पाषाण काल का जो कालखंड है वो 55,000 से 3,000 बीसी तक। तो आपको ये टाइम ड्यूरेशन याद नहीं रखना है, क्योंकि पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि पाषाण काल को कितने पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखिए, पूरा पाषाण काल को भी ना 3 पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन? एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम इन सभी चीजों के बारे में, जो भी हमने आपको इस चार्ट में बताया है, इन सभी चीजों के बारे में हम आगे के स्लाइड में एक एक करके हर टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए, पहला टॉपिक है कि प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। अभी हम बताएं कि प्रागैतिहासिक काल हम किसे बोलेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल उसे बोलेंगे सर जिसका कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इस काल के इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्रागैतिहासिक काल है, उसके जो भी हमें सोर्स हैं जानने के लिए, यानी प्रागैतिहासिक काल की घटनाएं को जानने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है, और वो है पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि उसमें साहित्य लिखे नहीं गए थे, उसमें लिखने का साक्ष्य मिला ही नहीं। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता को 2 भागों में विभक्त किया गया है। यानी मनुष्य का जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, उस प्रकार से उसके आधार पर हम मानव सभ्यता को 2 भागों में बांटे हैं। एक है पाषाण युग और एक है धातु युग। यानी जब धातु का खोज नहीं हुआ था तो उसे हमने कहा पाषाण युग, जब धातु का खोज हो गया तो उसे धातु युग का दिया गया। अब कह रहा है आगे कि इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ है। यानी इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का जो विकास और उद्भव हुआ है वो प्रतिनूतन काल में हुआ, नहीं बहुत पहले हुआ है। इस युग के 3 कालों में विभक्त किया गया है, जो हमने आपको अभी पीछे में पढ़ाया है कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसको 3 पार्ट में हम बताए थे। प्रागैतिहासिक काल को हम एक नाम वहां पे बताए थे, क्या? पाषाण काल। क्या बोले थे? पाषाण काल। और इसी पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटे थे। वहां भी देखो, आपको पिछला स्लाइड में बताए थे कि एक था पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पाषाण काल और एक था नव पाषाण काल। अभी हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में आगे भी डिटेल्स पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल क्या था? तो पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो मुख्यतः आखेटस और खाद्य सामग्री, ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है आप समझिए कि आखेटस का मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार करना। यानी पूरा पाषाण काल के जो लोग थे वो मुख्यतः शिकारों करने पर आधारित थे, यानी शिकार करके ही खाते थे। उनके पास फसल की कोई व्यवस्था नहीं थी, फसल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कैसे फसल को उपजाना है, कैसे क्या करना है, कौन सी फसल है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ प्राकृतिक के साथ ही रहते थे, प्राकृतिक में जो था उसी को खाते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो पूरा पाषाण काल में मुख्यतः जीने का आधार क्या था? तो शिकार, है ना, आखेटस, उसी को आखेटस, ध्यान रखना इस शब्द को, आखेटस। और खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होगा? खाद्य का मतलब खाने वाला चीज, संग्राहक का मतलब जमा करना। यानी खाने वाले पदार्थों को जमा करने और शिकार करके खाने वाले पदार्थों को जमा करने का काल को ही हम पूरा पाषाण काल कहे हैं। यानी उसमें पूरा पाषाण काल में मेनली जीवन जो आधारित था वो खाद्य संग्राहक पर यानी शिकार करने पर आधारित था। दूसरा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आखेटस के साथ साथ पशुपालन भी होने लगा। यानी मध्य पाषाण काल तक आते आते जो आदि मानव थे वो आखेटस यानी शिकार तो करते भी थे, लेकिन वो कुछ
जैसे किसी जानवर के बच्चे को ले आते थे अपने पास, उसे रख के उसे पालना भी शुरू कर दिए थे। तो मध्यपाषाण काल में आते-आते मानव जो है वो पशुओं का पालन भी शुरू कर दिया था। तो याद रखना है कि किस काल में पशुओं का पालन शुरू हो गया था, तो मध्यपाषाण काल में। उसके बाद है नवपाषाण काल, खाद्य उत्पादन। तो देखिए पूरा पाषाण काल में शिकार किए, मध्यपाषाण काल में शिकार के साथ-साथ पशुपालन भी किए और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन यानी खाने वाले पदार्थों का उन लोगों के द्वारा उत्पादन भी किया जाने लगा, यानी उपजाने लगे वो लोग, फसल का उपज करने लगे, है ना? तो याद रखना है पूरा पाषाण काल शिकार और खाद्य संग्रह करना, मध्यपाषाण काल में शिकार के साथ-साथ पशुपालन और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन करने की शुरुआत की गई। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पे, और भी चीज़ें आपको अभी देखिए कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानने के लिए। पहला जो टॉपिक था वो था पूरा पाषाण काल। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले जो हम देखे उसमें था आपका प्रागैतिहासिक काल। क्या था? प्रागैतिहासिक काल, है ना? 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम बोल दिए क्या? क्या बोला गया है? पाषाण काल। क्या बोला गया है? पाषाण काल। और इस पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट दिया गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांट दिया गया। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है पूरा पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? पूरा पाषाण काल के बारे में। हमने आपको उस पहले स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे ये कि पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में बांटा गया। एक है निम्न पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक क्या है? उच्च पाषाण काल। तो देखिए यहाँ पे भी हमें पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांट के दिखाया गया है। देखिए पूरा पाषाण काल को जो पहला पार्ट है वो है निम्न पाषाण काल। क्या है? निम्न पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल को भी कितने पार्ट में बांट दिया गया? 3 पार्ट में। एक है निम्न पाषाण काल और एक है मध्य पाषाण काल और एक है उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण काल। तो अब देखिए इसे 3 भागों में विभक्त किया गया, यानी पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन-कौन है? पहला है निम्न पाषाण काल। टाइम ड्यूरेशन कोई खास नहीं है, टाइम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इस काल में मानव जीवन अस्तित्व में आया, अस्थिर आया, यानी मानव जीवन जो है इसी काल में, निम्न पाषाण काल में मानव जीवन जो है वो अस्थिर हुआ, यानी एक अस्थायी रूप से आना शुरू हो गया मानव जीवन का। तो ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि मानव जीवन अस्थिर किस काल में हुआ है, तो आंसर करेंगे निम्न पाषाण काल। अगर निम्न पाषाण काल ऑप्शन नहीं हो तो पूरा पाषाण काल। क्या करेंगे? क्योंकि निम्न पाषाण काल किसका हिस्सा है? पूरा पाषाण काल का। अब देखिए आगे है कि इस काल में आग का आविष्कार हुआ, यानी निम्न पाषाण काल में आग जलाने का प्रयास किया गया। तो आग लगाने का प्रयास कैसे किया गया? आग जो जलाने का, मान लीजिए कि 2 पत्थर होते थे, तो इन पत्थरों से ही, इन पत्थरों को टकराकर आपस में टकराते थे, या फिर किसी भी शिकार को करने के लिए इन लोग हथियार बनाते थे तो उसको टकराते थे, यानी तोड़ने के लिए उसको टकराते थे। तो जब टकराते थे तो उससे आग निकली, तो वहीं से आग का डेवलपमेंट हुआ और आग का खोज हुआ आपका निम्न पाषाण काल में। किसमें? निम्न पाषाण काल में। तो याद रखना दूसरा पॉइंट कौन सा, कि आग का खोज किस काल में हुआ? निम्न पाषाण काल में। मानव जीवन अस्तित्व में किस में आया? निम्न पाषाण काल में। मानव समूह में शिकार कर अपना भोजन संग्रहण करता था। तो आपको पीछे ही बताएं कि पूरा पाषाण काल की जो मुख्य आधार थी क्या थी? तो शिकार करके अपने भोजन को संग्रहण करना। चलिए आगे आते हैं। भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, पूछा तो ये भी क्वेश्चन गया है, आग का खोज किस काल में हुआ है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि भारत में पूरा पाषाण काल औजारों की खोज सर्वप्रथम किस काल में हुई है, तो आंसर करेंगे क्या? निम्न पाषाण काल। अगर ऑप्शन में निम्न पाषाण काल नहीं हो तो आंसर करेंगे क्या? पूरा पाषाण काल। और किसके द्वारा खोज किया गया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा खोज किया गया। कब किया गया? तो 1863 में। कब किया गया? 1863 में। अब देखिए यहाँ से जो चीजें नहीं दी गई है मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ, याद रखना है आपको कि ये तो भारत का पहला जो पुरातात्विक साक्ष्य, जो ये जो औजार था, पुरातात्विक औजार जो था वो खोज किया गया कब? 1863 में। किन के द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा। लेकिन ये औजार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी। याद रखना है, कुल्हाड़ी का खोज किया गया। अच्छा ये खोज कहाँ पे किया गया था? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कहाँ पे खोज किया गया था, कहाँ पे खोज किया गया था, तो आंसर होगा सर मद्रास। कहाँ पे?
मद्रास में खोज किया गया था। क्या याद रखना है? मद्रास में खोज किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि रॉबर्ट जो ब्रूस फुट जो थे वो क्या थे, देखिए है इतिहास में पढ़ना ये तो अधिकांशतः लोग को इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन में था इतिहास थे, वो भूगोलवेता थे, या फिर भौतिक शास्त्र थे, रसायन शास्त्र थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भूगोलवेता थे। ये क्या थे? भूगोल वेता थे। याद रखना है कि ये भूगोल पे काम करने वाले यानी भूगोल के ज्ञातक थे ये। तो याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो भूगोल वेता थे, और इन्होंने सबसे पहले भारत में औजार का खोज किया 1863 में। कब किया? 1863 में। और कहाँ पे किए? तो मद्रास में। कौन सा था? तो ये कुल्हाड़ी था। तो याद रखना है भारत में पूरा पाषाणी कालीन जो औजार थी उसमें सबसे पहला खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 1863 में। ये हथियार कौन सा था? तो कुल्हाड़ी था। और कहाँ पे खोज किया गया था? तो ये आपका मद्रास में। और ये क्या थे? तो ये भूगोल वेता थे। क्या थे? भूगोल वेता थे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे कह रहा है कि मुख्य औजार क्या था? तो मुख्य औजार में कुल्हाड़ी था, इसी का खोज किया गया। इसी को हस्त कुंठार बोला गया है। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसका खोज रॉबर्ट बुशफ्रूट के द्वारा किया था? हस्त कुंठार कहे या कुल्हाड़ी कहे, बात बराबर है दोनों, ठीक है। उसके बाद देखिए विदारणी, उसके बाद है आपको खंडक। तो ये सभी चीजें का खोज किया गया था, है ना। और भी देखिए अभी चीजें आपको इसमें जो नहीं दिए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि प्रमुख स्थल कौन कौन सा था, यानी निम्न पाषाण काल का कौन कौन से स्थल फेमस थे, यानी कौन कौन से स्थल से हमें साक्ष्य मिले हैं और कौन कौन सी चीजें हमें वहां से मिली है। देखिए पहला है कश्मीर। तो कश्मीर हो गया निम्न पाषाण काल से। उसके बाद थार मरुस्थल से ही मिला है। उसके बाद बेलन घाटी। ये बेलन घाटी कहाँ पे है? मिर्जापुर में। कहाँ पे? मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भीम बेटिका, जहां से सबसे पुराने आपको ये भित्ति चित्रकारी मिला, यानी भित्ति चित्रकारी मतलब दीवार पर जो चित्रकला किया जाता था उसी को भित्ति चित्रकारी बोलते हैं, है ना। तो भीम बेटिका से मिला है जो मध्य प्रदेश में है। सोहन घाटी, ये सोहन नदी घाटी, ये पंजाब पाकिस्तान वाले इलाका में है। तो देखिए सोहन घाटी और एक आया यहाँ पे बेलन घाटी। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, देखिए ये मान लिया जाए ये कुछ अपना ऊपर वाला भारत का मैप है, और एक नदी इधर से निकल के आती है जिसको नाम है सिंधु, और इस तरफ से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। कौन सा नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी। इधर से एक नदी आती है अफगानिस्तान तरफ से, और ये यहाँ पे आकर मिलती है, और ये नदी का नाम है सोहन घाटी। ये सोहन नदी, क्या नाम है? सोहन नदी। तो सोहन किसकी सहायक नदी हो गई? सिंधु की सहायक नदी हो गई। तो याद रखना है कि सोहन नदी जो है, सोहन नदी घाटी जो है वो अफगानिस्तान से आते हुए सोहन नदी पाकिस्तान के पास आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इनसे तीन नदियों का नाम याद रखना। एक है बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी, एक है नर्मदा नदी घाटी, और एक है सोहन नदी घाटी। ये तीनों याद रखना है ना। तो याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में आपको ये बेलन घाटी और सोहन घाटी। चलिए अब आइए अगले पे। अगला क्या है? तो मध्य पाषाण काल है। हमने निम्न पाषाण काल पढ़ लिया, और अब हम पढ़ते हैं कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण काल में इसका जो कालखंड है वो 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व है। कोई खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मध्य पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल नहीं है, मध्य पूरा पाषाण काल। हमने पढ़ा क्या? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के काल को ही हमने बोला क्या? पाषाण काल। पाषाण काल को तीन पार्ट, कौन कौन? पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का तीन पार्ट, कौन कौन? निम्न पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, और आपका कौन सा? एक हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। तो हमने प्रथम पढ़ा है निम्न पूरा पाषाण काल, द्वितीय पे आ रहे हैं मध्य पूरा पाषाण काल पे। देखिए मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में क्या करा है कि अग्नि का प्रयोग व्यापक माप पे हुआ। अग्नि का खोज तो यहाँ पे हो गया आपका निम्न पाषाण काल में, लेकिन अग्नि का पूरा पाषाण का ये मध्य पूरा पाषाण काल में व्यापक तौर पर खोज प्रयोग किया जाने लगा। तो याद रखना है कि अग्नि का खोज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर करेंगे पूरा पाषाण काल। क्या करेंगे? निम्न पूरा पाषाण काल। अगर निम्न पूरा पाषाण काल ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर करेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है। और अग्नि का व्यापक रूप से जब प्रयोग किया जाने लगा तो वो मध्य पूरा पाषाण काल में किया जाने लगा। आइए चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखिए हमने क्या पढ़ रहा है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मध्य पूरा पाषाण काल। क्या पढ़ रहे हैं? मध्य पूरा पाषाण काल। तो इस काल में फलक संस्कृति भी कहते हैं, यानी इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फलक संस्कृति? क्योंकि जो आपका निम्न पाषाण काल था, कौन सा पाषाण काल था?
निम्न पाषाण काल। निम्न पाषाण काल में कुछ औजार थे, वो औजार थे किसके, वो बता रहे हैं आपको, वो थे पेबुला के। पेबुला क्या था, तो वो था पत्थर। कौन सा पत्थर था, तो आप कभी नदी किनारे गए होंगे तो छोटे छोटे देखे होंगे, चिकना पत्थर होता है। वो चिकना इसलिए हो जाता है सर कि वो इतना ठोकर खाते हुए लुढ़कते हुए आता है कि उसकी आकृति जो है वो टूटते टूटते हुए बिल्कुल चिकना हो जाता है। तो उसी प्रकार के बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उसके ये हथियार बनाते थे। उसी में एक का नाम था चापर और एक का नाम था चोपर। तो इसी दो हथियारों का प्रयोग पहले करते थे। और जब ये पेबुला नामक पत्थर से जो हथियार बनाते, चापर और चोपर नामक हथियार बनाते थे, जब इस हथियार को छोड़कर कुछ इस आकृति का होता था। देखिए मैं आपको इसका आकृति भी बता देता हूं, ये कुछ ऐसा होता था, मान के चलिए कुछ ऐसा होता था, यहाँ पे ऐसा होता था, और ये इस प्रकार से यहाँ पे धारीदार होता था। लेकिन चापर और चोपर जो पेबुला नामक पत्थर से बनाए जाते थे, उसके स्थान पे फलक का प्रयोग किया जाने लगा। किसका प्रयोग किया जाने लगा, फलक का। फलक क्या था, तो फलक की आकृति जो थी कुछ ऐसा था। आप देख सकते हैं फलक की आकृति जो थी वो कुछ ऐसा था। ये बिल्कुल धारीदार होता था। यानी इसका ये छोटा रूप था और इससे ज्यादा खतरनाक ये हथियार था, यानी इससे ज्यादा नुकीला हथियार था ये। तो जब हम कह सकते हैं ऐसा कि पेबुला नामक पत्थर से बनाए गए हथियार चापर और चोपर के स्थान पे जब फलक नामक हथियार का प्रयोग किया जाने लगा, तो उस संस्कृति को हम फलक संस्कृति कहते हैं। और ये फलक संस्कृति मध्यपूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, मध्यपूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। जबकि पेबुला पत्थर से बने चापर और चोपर नामक हथियार का प्रयोग जो किया जाता था, वो किया जाता था आपका निम्न पूरा पाषाण काल में। किसमें, निम्न पूरा पाषाण काल में। चलिए आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है, इस काल में पत्थर के गोल वाटिकास, याद रखना है, उद्योग से वस्तुओं का निर्माण हुआ। वाटिकास नामक उद्योग से, यानी गोल पत्थर के, करा कि इस काल में पत्थर के आ, गोले से वस्तुओं का निर्माण हुआ। यानी जो गोल गोल पत्थर होते थे नदी के किनारे, उसी से ये आपका गोले का निर्माण किया गया। तो याद रखना है यहाँ से ये। अब देखिए यहाँ से मुख्य औजार क्या था, फलक, बेधनी, छेदनी एवं खुरचनी। खुरचनी एक मान के चलिए खुरचने वाला होता था, जो मतलब खाल वगैरह खींचने के लिए जानवरों का होता था। बेधनी, बेधनी और छेदनी जो होता था ना, वो छेद करने के लिए होता था। फलक जो आपको काटने के लिए होता था, आपको दिखाएं। तो ये सभी हथियार जो थे वो किस काल के थे, तो ये मध्य पूरा पाषाण काल के थे। याद रखना है कि वेधनी, छेदनी, फलक, खुरचनी ये सभी किस काल के थे, तो मध्य पूरा पाषाण काल के थे। अब देखिए इसके काल में कुछ स्थल जो इंपॉर्टेंट्स हैं। एक है मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। नेवासा जो महाराष्ट्र का, यहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। उड़ीसा से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। अब आइए तीसरे नंबर पे, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल, हमने तीसरे पूरा पाषाण काल पे आ गए। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ा, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हमने क्या कहा, पाषाण काल। क्या कहा, पाषाण काल। पाषाण काल को पहले तीन भागों में बांटे। कौन कौन, एक था पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पाषाण काल, एक था नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को तीन पार्ट में बांट दिए, एक है निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पूरा पाषाण काल, एक है उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ लिए। अब पढ़ना हमको कौन सा, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उच्च पूरा पाषाण काल में इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, नए चकमक, है ना, उद्योग एवं आधुनिक मानव का उदय हुआ। यानी चकमक उद्योग का मतलब हुआ क्या, कि जो पत्थर कुछ होते थे उनको जब मतलब रगड़ा जाता था तो उसमें चमक आ जाती थी। तो उसी चमक से कहा गया कि चमक वाले उद्योग को बनाया गया। और आधुनिक मानव, यानी जो मानव अब धरती पे आने वाला था, मतलब जो जो मानव धरती पे अब विकास के रूप में आगे बढ़ रहा था, उसका विकास जो हुआ वो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। अब यहाँ से है कि सबसे पुरानी चित्रकला का प्रमाण भीमबेटका इसी काल से मिलता है। यानी भित्ति चित्रकारी जो भीमबेटका में मिला है वो उच्च पूरा पाषाण काल में मिला है। तो यहाँ से याद रखने वाली चीजें हैं आपको क्या क्या, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भित्ति चित्रकारी या भीमबेटका में जो चित्रकला है वो कहाँ से मिला है, तो यानी किस काल का ये है, तो ये है उच्च पूरा पाषाण काल का। किसका है, उच्च पूरा पाषाण का काल का। अगर उच्च पूरा पाषाण काल ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर करेंगे पूरा पाषाण काल। क्या आंसर करेंगे, पूरा पाषाण काल आंसर करेंगे। इसके प्रमुख हथियार कौन कौन सा है, तो फलक और तक्षणी, याद रखना ये।
चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख स्थल। उच्च पूर्व पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन सा हो जाएगा? बीजापुर, इमामगांव जो महाराष्ट्र में है, और बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। आपको पढ़ाई पीछे में बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और एक सोहन घाटी। सोहन किसकी सहायक नदी थी? तो आपका सिंधु घाटी, सिंधु नदी की। अब आ जाइए दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण काल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल, उसी को पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 पार्टों में बांटा गया। एक था आपका निम्न पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पूरा पाषाण काल, एक था उच्च पूरा पाषाण काल। हमने ये तीनों पढ़ लिया। अब हम आ रहे हैं मध्य पाषाण काल पे, है ना। मध्य पाषाण काल पे इसका टाइम ड्यूरेशन 9000 बीसी से 4000 बीसी तक है। ये है आपका पहला पॉइंट। इसमें आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में। बागोर ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पशुओं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार पशुओं का पालन का जो शुरुआत किया गया वो किस काल में किया गया है? तो मध्य पाषाण काल में। तो यहां से याद रखना है पशुपालन। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुआ है? तो मध्य पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में पशुपालन हुआ है तो इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो पहला है आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और एक है बागोर। एक बागोर कहां से मिला है? तो ये राजस्थान से। तो याद रखना है कि हमें मध्य पाषाण काल में पशुपालन का पहला साक्ष्य मिलता है। और इसका साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिला है? तो आदमगढ़ से मिला है और बागोर से मिला है। दूसरा पॉइंट है कि इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक का उद्योग था। यानी देखिए सूक्ष्म पाषाण फलक के बारे में आपको बताएं कि फलक का प्रयोग कब किया जाने लगा? तो उच्च पाषाण काल में, है ना। और उच्च पूरा पाषाण काल में और मध्य पूरा पाषाण काल में। तो उसी चीज का उद्योग के रूप में डेवलप होकर आया किसमें? तो मध्य पाषाण काल में। अब आगे है कि पूरा पाषाण काल का जो मध्य पाषाण काल का जो मुख्य औजार थे वो तो पत्थर के छोटे छोटे औजार थे। यानी मुख्य औजार कौन कौन से थे? तो पत्थर के छोटे छोटे औजार थे। अब देखिए आपको यहाँ से कंफ्यूज करेगा ये चीजें कि कौन सा मध्य पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के समझना होगा कि देखिए सबसे पहला जो था वो भारत के प्राचीन इतिहास को वो 3 पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन? एक था प्रागैतिहासिक काल, एक था आदि ऐतिहासिक काल और एक था ऐतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल को ही हमने कहा क्या? पाषाण काल। क्या कहा? पाषाण काल। और इसी पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक था पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पाषाण काल, एक था नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का 3 पार्ट हुआ। पूरा पाषाण काल का 3 पार्ट हुआ। कौन कौन? एक था निम्न पूरा पाषाण काल और एक था मध्य पूरा पाषाण काल और एक था उच्च पूरा पाषाण काल। क्या था? उच्च पूरा पाषाण काल। तो इसी चीज को हम पढ़ रहे हैं। ये इसका पूरा फिगर है ये, ठीक है। तो याद रखना ये। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रमुख स्थल थे, कहाँ का? ये आपका जो पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? तो देखिए मध्य प्रदेश का आदमगढ़। देखिए अभी बताया आपको कि होशंगाबाद में आदमगढ़ है, यहीं पे है जहाँ से पशुओं का पालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश, ये आपका मध्य प्रदेश भोपाल में है। उसके बाद बोधोर, ये सिंधी के पास स्थित है। राजस्थान में बागोर, गुजरात का लंधनाज, उत्तर प्रदेश का महागढ़ मेजा और सराय नहराय ये कहाँ पे पड़ता है? ये प्रतापगढ़। और बिहार का पायसरा मुंगेर, है ना। याद रखना ये सभी चीजें कि यहाँ से हमें मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए एक एक करके ये सभी चीजें आगे भी पढ़ लेंगे आपको। आइए 3 नंबर टॉपिक पे कह रहा है कि नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल में इसका जो कालखंड रहा है वो 9000 ईसा पूर्व ये विश्व से और 7000 ईसा पूर्व भारत से या फिर 2500 ईसा पूर्व से है। अब कह रहा है इस काल में मानव की खेती करना प्रारंभ किया। तो देखिए नव पाषाण काल में ही मानव के द्वारा खेती प्रारंभ किया गया और पॉलिशदार पत्थर का भी प्रयोग किया गया यहाँ पे। तो याद रखना कि मानव खेती का प्रयास कब किया गया? तो नव पाषाण काल में। कब से? नव पाषाण काल में। आइए अब देखिए यहाँ पे औजार मुख्यतः पत्थर, कुल्हाड़ी और हड्डियों के बने होते थे। यानी जो नव पाषाण काल था, कौन सा पाषाण काल? नव पाषाण काल। तो यहाँ पे जो मुख्यतः जो हथियार बनाए जाते थे वो पत्थरों के होते थे या फिर हड्डियों को बनाए जाते थे। यही 2 चीजों के हथियार का प्रयोग किया गया यहाँ पे। अब आइए प्रमुख स्थल नव पाषाण काल का। देखिए मेहरगढ़, ये पड़ता है कहाँ पे? पाकिस्तान में।
कृषि का प्रथम साक्ष्य यहीं से मिला। बुर्जहोम ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। गड्ढाघर यहीं से मिला है। कोल्डीवा ये पड़ता है इलाहाबाद में। और यहीं से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चिरांद ये पड़ता है बिहार में, है ना। उसके बाद देखिए सरुतरु मार्क डोला असम पड़ता है ये ब्रह्मगिरी। कोडेलकाल ये हल्लूर मस्की मध्य प्रदेश। उसके बाद पिकलीहल, उसके बाद संगेल कल्लू उस कर्नाटक में। इसके बाद है प्याम पाली ये तमिलनाडु में। तो ये सभी वो जगह है जहां से आपको ये नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको मैं वो बता दे रहा हूँ कि इसमें देखिए मेहरगढ़ का नाम याद रखिएगा, बुर्जहोम का नाम याद रखना है, कोल्डिहवा का नाम याद रखना है, चिरांद का नाम याद रखना है। ये आपको 4 नाम याद रखना है। ये सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन आते हैं इससे। अब आइए आगे कह रहा है ताम्रपाषाण संस्कृति। तो ताम्रपाषाण संस्कृति में कह रहा है क्या कि प्रौग ऐतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले पहली धातु तांबा था। यानी प्रौग ऐतिहासिक काल में मानव के द्वारा जो सबसे पहला प्रयोग में लाया गया धातु था वो क्या था, तांबा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। इसी दौरान तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा, इस कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। यानी पत्थर और ये तांबे दोनों का प्रयोग करके हथियारों का प्रयोग किया गया, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। आपको एक फलन संस्कृति भी पढ़ा है पीछे में, जिसमें आपका ये फलन का प्रयोग किया गया, जो आपका पेबुला नामक पत्थर से बनाकर जो चापर और चौपर उसके स्थान पर फलन का प्रयोग किया गया था, जो उस हथियार से ज्यादा खतरनाक होता था। और यहाँ पे क्या है, ताम्रपाषाण संस्कृति। अब उसी दौरान है प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कौन कौन है। देखिए आहार संस्कृति ये 2800 से 1500 बीसी है। कायथा संस्कृति ये 2450 से 1750 ईसा पूर्व है। सालवाद संस्कृति ये 2300 से 2000 ईसा पूर्व है। प्रभास संस्कृति ये 2000 से 1400 ईसा पूर्व है। मालवा संस्कृति ये 1900 से 1400 ईसा पूर्व है। और रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व है। और जोबे संस्कृति ये 1500 से 900 ईसा पूर्व है। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन कहीं पे पूछा नहीं गया है, हमारे नजर में अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए उतना इंपॉर्टेंस ये नहीं है। लेकिन ये जो हम आपको घेरा लगा रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम आपको हाईलाइट करते हैं, वो चीजें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो आप हमें मदद करें और हम आपका मदद कर रहे हैं। आइए नवपाषाण काल का विशेषता क्या था, नवपाषाण काल का विशेषता। तो ये स्लाइड यहाँ पे थोड़ा सा जग गया है, पता नहीं क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है। आते हैं हम अगले स्लाइड पे और भी देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा यानी वो इसमें क्या है, एक मिनट, ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में। अच्छा मेहरगढ़, ओ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सही है कि मेहरगढ़ जो है, मेहरगढ़ जो है जहां से गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, वो है आपका मेहरगढ़, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, है ना। और भेड़ और बकरी पालने का जो पहला साक्ष्य का प्रारंभ जो किया गया वो वहीं से किया गया। तो याद रखना है मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो गेहूं का साक्ष्य मिला है, जौ का साक्ष्य मिला है, भेड़ और बकरी पालने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। उसके बाद देखिए कोल्डीहवा, ये इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ से विश्व का चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो ये कोल्डीहवा मिला है। कोल्डीहवा कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। उसके बाद बुर्जहोम, भुर्ज वृक्ष का स्थान यानी कश्मीर, यहाँ से गत्तावास यानी गड्ढा घर एवं हड्डी के औजार सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिक के शवों के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्डीहवा का इंपॉर्टेंट है। देखिए मेहरगढ़, कोल्डीहवा और आपका बुर्जहोम, ये पीछे हम आपको राउंड लगाए थे इसमें। तो याद रखना है कि कोल्डीहवा से क्या क्या मिला है, तो कृषि चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। कहाँ से, कोल्डीहवा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से। उसके बाद है कि आपका बुर्जहोम से क्या मिला है, तो गड्ढा गर्त मिला यानी गड्ढा घर मिला है। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण भी कहां से मिला है, तो बुर्जहोम से मिला है। याद रखना ये। आगे ये गुफकारल, कुल्हाड़ी का गुफा यानी कुम्हार का गुफा क्या है,
कुम्हार का गुफा, कश्मीर, यहाँ के लोग पशुपालन एवं कृषि दोनों कार्य करते थे। यानी गुफकार का मतलब होता है कुम्हारों का गुफा, और यहाँ के लोग जो थे वो कृषि कार्य और आपका पशुपालन दोनों करते थे। चिरांद, ये बिहार के सारण में, यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं, विशेषकर हिरन के सींग के बने उपकरण मिले हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया एग्जाम में कि हिरन के सींग के बने औजार बिहार के किस जिले से मिले हैं, यानी बिहार में किस स्थान से मिले, या पूछ दे तो चिरांद नामक स्थान से पूरे हैं, और चिरांद जो कहाँ पड़ता है वो सारण में पड़ता है। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया, यानी सर्वप्रथम जो आपका है ये आपका नवपाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया गया। तो मानव के द्वारा पहला कुत्ता जो है जानवर कौन सा था जिसे पालतू बनाया गया, तो कुत्ते को। उसके बाद है कुंभकारी, सबसे पहले इसी काल में मिलती है। कुंभकारी जो है वो सबसे पहले इसी काल में मिलती है, का मतलब है कुंभ का मतलब कुम्हार, यानी कुम्हारों के द्वारा जो कला किया गया है, जिसमें बर्तनों पर पॉलिश कर काला और मृदभांड एवं धूसर मृदभांड एवं चटाई की छाप, ये सभी आदि चीजें जो थी वो इसी काल में मिले हैं। उसके बाद है पिकली हल, ये कर्नाटक में यहाँ के निवासियों के द्वारा पशुपालन और ये राख के ढेर और ये सभी चीजें मिले हैं। तो याद रखना है कि पिकली हल जो कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ के लोगों के द्वारा पशुपालन और राख के ढेर वगैरह ये सभी चीजें मिले हैं। तो हम आज जो पढ़े वो पढ़े हम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन सभी चीजों में क्या क्या खोजे हुई, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा है इस वीडियो में। तो अब जो हम अगला टॉपिक कल लेकर आएंगे आपके लिए वो है सिंधु घाटी की सभ्यता, और अब यहाँ से एक कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी और बहुत ही सीक्वेंस से मिलेगा आपको क्लास, और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे फैक्ट्स जो इसमें नहीं थे हमने उसको भी इसमें समाहित किया है। तो वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।